रिविजिट बुक्स पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम किताबों को छोटे छोटे ज्ञान में बदलते हैं जिनका आप हर दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हम जिस किताब पर बात करने वाले हैं उसका शीर्षक ही आपको एक पल रुककर सोचने पर मजबूर कर देता है। हाँ बिल्कुल। आप अपने जीवन को कैसे मापेंगे? हाउ विल यू मेजर योर लाइफ? और इसे लिखा है हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के एक दिग्गज प्रोफेसर क्लेटन एम क्रिस्टेंसन ने। और ये किताब एक बहुत ही अजीब सी पहेली से शुरू होती है। सही कहा। क्रिस्टेंसन हर 5 साल में अपने हार्वर्ड के दोस्तों से मिलते थे। अब ये वो लोग थे जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के सीईओ थे, मतलब जिनकी सफलता की कहानियां सब सुनाते थे। एकदम टॉप पर थे सब अपने अपने फील्ड में। बिल्कुल। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने एक पैटर्न देखा कि इन बेहद कामयाब लोगों में से कई अपनी निजी जिंदगी में बुरी तरह से फेल हो रहे थे। हाँ, किसी का तलाक हो रहा था, कोई अपने बच्चों से एकदम कट गया था, और कुछ तो भ्रष्टाचार के केस में जेल तक पहुंच गए थे। और यही सवाल इस किताब का आधार है कि इतने स्मार्ट लोग जो बिजनेस में इतने अच्छे फैसले लेते हैं, वो अपनी पर्सनल लाइफ में इतने गलत फैसले कैसे ले लेते हैं। और यही बात इस किताब को खास बनाती है। ये कोई आम सेल्फ हेल्प किताब नहीं है जो सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मैनेजमेंट की दुनिया के जो ठोस सिद्धांत हैं, वही सिद्धांत जो इंटेल, अमेज़न जैसी कंपनियां इस्तेमाल करती हैं, अच्छा, उनको हमारे निजी जिंदगी की समस्याओं पर लागू करती है। ये एक तरह का लाइफ मैनेजमेंट मैनुअल है। तो ये किताब उन लोगों के लिए है जो सिर्फ करियर में आगे नहीं बढ़ना चाहते, बल्कि एक संतुलित और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं। हाँ, खासकर वो लोग जो अपनी महत्वाकांक्षा की रफ्तार में इतना तेज दौड़ रहे हैं कि उन्हें डर है कि कहीं परिवार, रिश्ते और मन की शांति पीछे ना छूट जाए। बिल्कुल। और मुझे लगता है ये उन माता पिता के लिए भी बहुत जरूरी है जो सोच रहे हैं कि अपने बच्चों को सिर्फ सुविधाएं नहीं बल्कि सही मूल्य और क्षमताएं कैसे दें। सही। तो ये हर उस इंसान के लिए है जो जिंदगी के किसी मोड़ पर खड़ा सोच रहा है, क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? हाँ, ये आपको कोई बना बनाया जवाब नहीं देती, बल्कि सोचने के लिए एक ढांचा, एक फ्रेमवर्क देती है। तो चलें इसके कुछ सबसे मजबूत विचारों में उतरते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल, करियर। हम अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा काम करते हुए बिताते हैं, सबसे ज्यादा। और किताब कहती है कि हम अक्सर करियर की खुशी को गलत जगह ढूंढते हैं। पैसा, पद, स्टेटस, हम इनके पीछे भागते हैं पर खुश नहीं होते। एक जाल जैसा लगता है ये बिल्कुल एक जाल है, और इसे समझाने के लिए लेखक फ्रेडरिक हेर्ज़बर्ग की एक थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं, 2 फैक्टर थ्योरी। ओके। ये थ्योरी कहती है कि नौकरी में 2 तरह की चीजें होती हैं। पहले हैं हाइजीन फैक्टर्स। हाइजीन फैक्टर्स जैसे आपकी सैलरी, ऑफिस का माहौल कैसा है, जॉब सिक्योरिटी, कंपनी की पॉलिसीज। अब अगर ये चीजें खराब हों तो आप यकीनन नाखुश होंगे, जाहिर है। लेकिन अगर ये सब बहुत अच्छी भी हों तो जरूरी नहीं कि आप काम के लिए मोटिवेटेड या उत्साहित महसूस करें। ये सिर्फ आपकी नाखुशी को दूर करती हैं, खुशी नहीं देती। अच्छा, ये वो बेसिक जरूरतें हैं जिनके बिना काम करना मुश्किल है। जैसे मैं किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाऊं, अगर रेस्टोरेंट गंदा होगा तो मैं वहां नहीं खाऊंगा। बिल्कुल। लेकिन सिर्फ साफ सफाई की वजह से खाना स्वादिष्ट नहीं हो जाता। स्वाद के लिए तो कुछ और चाहिए ना। बहुत ही अच्छा उदाहरण है। और वो ही कुछ और है दूसरे फैक्टर्स, जिन्हें कहते हैं मोटिवेटर्स। हाँ, ये वो चीजें हैं जो आपको काम से सच्चा संतोष और खुशी देती हैं, जैसे चुनौती भरा काम, कुछ नया सीखने का मौका, आपके काम को पहचान मिलना, जिम्मेदारी बढ़ना, व्यक्तिगत विकास। ये वो चीजें हैं जो आपको सुबह बिस्तर से उठकर काम पर जाने के लिए उत्साहित करती हैं, न कि सिर्फ महीने के आखिर में आने वाली सैलरी। लेकिन यहाँ एक प्रैक्टिकल सवाल उठता है, क्या ये मोटिवेटर्स के पीछे भागना एक तरह की लग्जरी नहीं है? ज्यादातर लोगों की पहली प्राथमिकता तो घर चलाना और बिल भरना है। ये बहुत जरूरी सवाल है, और क्रिस्टेंसन इसका जवाब देते हैं रणनीति के सिद्धांत से। वो कहते हैं कि आपके करियर की एक सोची समझी रणनीति हो सकती है, एक डेलिब्रेट स्ट्रैटेजी। मेरा प्लान कि मुझे 5 साल में यहां पहुंचना है। बिल्कुल। लेकिन आपको हमेशा उभरते अवसरों यानी इमर्जेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए भी आंखें खुली रखनी चाहिए। अच्छा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण होंडा कंपनी का है। हाँ। वो 1960s के दशक में अमेरिका आए थे, बड़ी हार्ले डेविडसन जैसी मोटरसाइकिलें बेचने। ये उनकी सोची समझी रणनीति थी, लेकिन वो बुरी तरह फेल हो गई। हाँ, मैंने पढ़ा है। उनकी बाइक्स लीक होती थीं और
अमेरिकी सड़कों के लिए बनी ही नहीं थी। वो लॉस एंजलिस की पहाड़ियों में घूमने के लिए अपनी छोटी 50 सीसी की सुपर कप बाइक्स इस्तेमाल करते थे। ओके। लोगों ने उन्हें वो चलाते हुए देखा और पूछना शुरू कर दिया, अरे ये कहाँ से मिलेगी? ये एक उभरता हुआ अवसर था जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। और उसी सुपर कप ने होंडा को अमेरिका का सबसे बड़ा मोटरसाइकिल ब्रांड बना दिया। हाँ, तो करियर में भी यही होता है। आप शायद एक हाइजीन फैक्टर वाली नौकरी से शुरुआत करें पैसे के लिए, लेकिन आपको हमेशा उन उभरते अवसरों की तलाश में रहना चाहिए जहां आपको असली मोटिवेटर्स मिल सकें। करियर की बात तो ठीक है, लेकिन किताब का जो हिस्सा मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर कर गया वो था रिश्तों के बारे में। हम अक्सर काम में तो बड़ी बड़ी रणनीतियां बनाते हैं, प्रोजेक्ट मैनेज करते हैं, लेकिन अपने सबसे जरूरी रिश्तों को बस ऑटो पायलट पर छोड़ देते हैं। और किताब यहाँ संसाधन आवंटन का सिद्धांत लागू करती है, रिसोर्स एलोकेशन। मतलब? सिद्धांत बहुत सरल है। आपकी असली प्राथमिकताएं वो नहीं है जो आप कहते हैं। तो फिर क्या है? वो है जहां आप अपने सबसे कीमती संसाधन यानी अपना समय, अपनी ऊर्जा और अपना ध्यान लगाते हैं। अच्छा, जैसे कंपनियां कहती हैं कि इनोवेशन हमारी प्राथमिकता है, पर सारा पैसा पुराने प्रोडक्ट्स पर लगा रही हैं। बिल्कुल। तो उनकी असली प्राथमिकता इनोवेशन नहीं है, और यही हमारी निजी जिंदगी में होता है। हम कहते हैं मेरा परिवार मेरी पहली प्राथमिकता है, लेकिन दिन के अंत में हम अपनी सारी एनर्जी ऑफिस के एक प्रोजेक्ट पर खर्च कर चुके होते हैं। और ये सिर्फ काम और बच्चे के बीच का चुनाव नहीं है। नहीं, ये रात को अपने पार्टनर से बात करने और फोन पर सोशल मीडिया स्क्रॉल करने के बीच का चुनाव है। स्क्रॉल करने से तुरंत एक डोपामाइन हिट मिलता है, एक तत्काल संतुष्टि, जबकि एक गहरे रिश्ते में निवेश का जो रिटर्न है वो सालों बाद मिलता है। यही है रोजमर्रा का जाल। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है, तत्काल संतुष्टि का जाल। काम में मेहनत करने से तुरंत प्रमोशन या बोनस मिल सकता है, तारीफ मिल सकती है। हाँ, लेकिन अपने बच्चे को अच्छी आदतें सिखाने में, उसके साथ एक मजबूत रिश्ता बनाने में सालों लग जाते हैं। उसका कोई तिमाही नतीजा नहीं आता। तो हम अनजाने में उन चीजों में निवेश करते रहते हैं जिनका रिटर्न जल्दी मिलता है। और हमारे सबसे कीमती रिश्ते धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं। ये एक पेड़ लगाने जैसा है। आप आज पौधा लगाकर कल उसकी छाया में नहीं बैठ सकते। तो इसका समाधान क्या है? क्या सिर्फ ज्यादा समय देना काफी है? नहीं। यहीं पर किताब एक और बहुत शक्तिशाली विचार सामने लाती है, जॉब्स टू बी डन का सिद्धांत। जॉब्स टू बी डन। हाँ, लोग किसी प्रोडक्ट को नहीं खरीदते, वे उसे एक काम पूरा करने के लिए हायर करते हैं। किताब में मिल्क शेक का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। हाँ, वो बहुत दिलचस्प था। एक फास्ट फूड चेन जानना चाहती थी कि मिल्क शेक की बिक्री कैसे बढ़ाएं। उन्होंने लोगों से पूछा कि इसे और क्रीमी बनाएं और चॉकलेटी, कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर उन्होंने देखा कि लोग मिल्कशेक हायर क्यों कर रहे हैं। और उन्होंने पाया कि सुबह सुबह जो लोग अकेले मिल्कशेक खरीद रहे थे, हाँ, वे असल में अपनी लंबी और बोरिंग ड्राइव को काटने के लिए उसे हायर कर रहे थे। उन्हें कुछ ऐसा चाहिए था जो एक हाथ से पिया जा सके, पेट भरा रखे और ड्राइव के अंत तक चले। बिल्कुल। उनका कंपटीशन केले या डोनट से था, दूसरे मिल्कशेक से नहीं। और दोपहर में जो पिता अपने बच्चों के साथ आ रहे थे, वो मिल्कशेक को एक अलग काम के लिए हायर कर रहे थे। वे एक अच्छे पिता बनना चाहते थे जो अपने बच्चे की जिद पूरी करता है, उसे एक ट्रीट देता है। अच्छा, अब सोचिए, यही सिद्धांत रिश्तों पर कैसे लागू होता है। हम अक्सर अपने पार्टनर या बच्चों को वो देते हैं जो हमें लगता है कि उन्हें चाहिए। हम समाधान देते हैं जब उन्हें सिर्फ सुनने वाला कोई चाहिए होता है। नहीं जानते कि उन्हें क्या चाहिए, या वो सीधे सीधे बताते ही नहीं है। मुश्किल है और इसीलिए इसमें मेहनत लगती है। ये सहानुभूति और त्याग की मांग करता है। आपको उनकी दुनिया में उतरना पड़ता है। मतलब ये पूछना पड़ता है, आज तुम्हारे दिन में ऐसा क्या हुआ जिससे तुम परेशान हो, और फिर चुपचाप सुनना होता है बिना कोई समाधान दिए। उनके काम को समझना ही रिश्ते में किया गया सबसे बड़ा निवेश है। रिश्तों में निवेश की बात से ही अगला मुद्दा जुड़ता है, बच्चों की परवरिश। किताब एक बहुत ही डरावनी बात कहती है कि हम अनजाने में अपने बच्चों की सफलता को आउटसोर्स कर रहे हैं। हाँ, ये बहुत चौंकाने वाला विचार है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब समझने के लिए हमें RPP फ्रेमवर्क को देखना होगा। संसाधन, प्रक्रियाएं और प्राथमिकताएं। RPP? हाँ, किसी भी संगठन की क्षमता इन 3 चीजों से बनती है। संसाधन वो हैं जो आपके पास हैं, पैसा, लोग, टेक्नोलॉजी। प्रक्रियाएं वो हैं कि आप इन संसाधनों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। और प्राथमिकताएं? वो मूल्य हैं जो तय करते हैं कि क्या जरूरी है और क्या नहीं।
अब इसे एक बच्चे पे लागू कीजिए। तो संसाधन हुए अच्छी स्कूलिंग, ट्यूशन, स्पोर्ट्स कोचिंग और वो सारी सुविधाएं जो हम बच्चों को देते हैं, हम उन्हें सबसे अच्छे संसाधन देने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बिल्कुल, लेकिन हम उन्हें प्रक्रियाएं विकसित करने का मौका नहीं दे रहे हैं। प्रक्रियाएं यानी समस्या को कैसे सुलझाया जाए, टीम में कैसे काम किया जाए, असफलता से कैसे उभरा जाए, मेहनत कैसे की जाए। आजकल के माता पिता बच्चों की हर समस्या खुद सुलझा देते हैं। उनका स्कूल का प्रोजेक्ट कर देते हैं। उनकी किसी से लड़ाई हो तो टीचर से बात कराते हैं, उन्हें कभी बोर नहीं होने देते। हम उन्हें असफलता के दर्द से बचाने के लिए सब कुछ करते हैं। ये तो ऐसा हुआ जैसे हम बच्चों को सबसे बेहतरीन हार्डवेयर मतलब संसाधन तो दे रहे हैं, हाँ, लेकिन उन्हें अपना ऑपरेटिंग सिस्टम यानी प्रक्रियाएं बनाने ही नहीं दे रहे। बिल्कुल सही। और जब वे असली दुनिया में जाते हैं जहां मम्मी पापा हर मुश्किल हल करने के लिए नहीं होते, तो उनका सिस्टम क्रैश हो जाता है। एकदम सही। सच्चा आत्मसम्मान झूठी तारीफ से नहीं आता, वो आता है कोई मुश्किल काम पूरा करने से। क्रिस्टेंसन अपनी माँ का एक उदाहरण देते हैं। जब वो छोटे थे और उनकी पैंट फट गई, तो उनकी माँ ने उसे सिलने के बजाय उन्हें सिलाई मशीन चलाना सिखाया। अरे वाह! ये मुश्किल था, उन्हें चोट भी लगी, लेकिन जब उन्होंने खुद अपनी पैंट सिली तो उन्हें जो आत्मविश्वास मिला वो अनमोल था। उन्होंने सीखा कि मैं मुश्किल काम कर सकता हूँ, मैं अपनी समस्याएं खुद सुलझा सकता हूँ। बिल्कुल, हमें अपने बच्चों को ऐसे अनुभव के स्कूल में भेजना होगा, जहां वे चुनौतियों का सामना करें और कभी-कभी हारें भी, क्योंकि जीतना वहीं से सीखते हैं। और अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे गहरे सबक पर, ईमानदारी। जब मैंने वो सीमांत लागत वाला हिस्सा पढ़ा तो मुझे सच में झटका लगा। हाँ, वो बहुत शक्तिशाली है। हम सब अपनी जिंदगी में ये छोटे-छोटे समझौते करते हैं, ये सोचकर कि बस एक बार से क्या होगा। ये इतना खतरनाक क्यों है? ये खतरनाक है क्योंकि हमारा दिमाग हमें धोखा देता है। बिजनेस में सीमांत लागत यानी मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है एक और यूनिट बनाने का खर्च। हाँ, और अक्सर ये खर्च बहुत कम लगता है। हम इसी सोच को अपनी जिंदगी में लागू करते हैं। हम एक छोटा सा झूठ बोलते हैं या कोई छोटा सा नियम तोड़ते हैं और खुद को समझाते हैं कि बस इस एक बार ऐसा करने की लागत बहुत कम है, इससे कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा, बस इसे एक बार। और यही हम उस फिसलन भरी ढलान पर अपना पहला कदम रख देते हैं। और हर अगला बस एक बार कहना और आसान हो जाता है। बिल्कुल। क्रिस्टेंसन अपना एक बहुत निजी अनुभव बताते हैं। उनके कॉलेज की बास्केटबॉल टीम ऑक्सफोर्ड में नेशनल चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर गई। वो टीम के सेंटर प्लेयर थे। ओके। लेकिन फाइनल मैच रविवार को रखा गया था और उनके धार्मिक विश्वास के अनुसार रविवार का दिन परिवार और प्रार्थना के लिए होता है। उस दिन काम या खेल नहीं। ये तो एक क्लासिक बस एक बार वाली स्थिति हो गई। पूरी टीम का, पूरे कॉलेज का दबाव, नेशनल चैंपियनशिप का सवाल था। उनके कोच, टीम के साथी सब ने यही कहा, बस इस एक बार के लिए समझौता कर लो, भगवान भी समझेंगे। लेकिन उन्होंने सोचने के बाद वो फाइनल मैच न खेलने का फैसला किया। वो कहते हैं कि उस दिन उन्हें एक बहुत बड़ी बात समझ आई। क्या? 100% समय अपने सिद्धांतों पर टिके रहना 98% समय टिके रहने से कहीं ज्यादा आसान होता है। ये तो बहुत गहरी बात है। हाँ, अगर आप 98% का रास्ता चुनते हैं तो आपको हर बार ये तय करना होगा कि क्या ये उन 2% विशेष परिस्थितियों में आता है या नहीं। और आपका दिमाग हर बार आपको धोखा देगा कि हाँ, ये एक विशेष परिस्थिति है। एग्जैक्टली। लेकिन अगर आपका नियम 100% है तो सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती, फैसला पहले ही हो चुका होता है। तो उस बस एक बार की जो पूर्ण लागत है, फुल कॉस्ट, वो हमारी सोच से कहीं ज्यादा होती है। इसकी कीमत हमारी ईमानदारी, हमारा चरित्र होता है। बिल्कुल। वो पहला छोटा समझौता आपको अगले बड़े समझौते के लिए तैयार करता है और धीरे धीरे आपका नैतिक दायरा खिसकता जाता है। जब तक कि एक दिन आप आईने में देखते हैं और उस इंसान को पहचान नहीं पाते जो आप बनना चाहते थे। हाँ, आप हमेशा अपने जीवन की पूर्ण लागत चुकाते हैं, भले ही आप फैसले सीमांत लागत को देखकर ले रहे हों। तो इन सब बातों के बाद हम वापस उसी बड़े सवाल पर आते हैं जो किताब का शीर्षक है, आप अपने जीवन को कैसे मापेंगे? अगर पैसा, पद या ट्रॉफियां सही पैमाना नहीं है तो फिर क्या है? किताब का सार ये है कि आपको अपने जीवन का उद्देश्य खुद बनाना होगा। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको अचानक मिल जाएगी। इसे एक रणनीति की तरह सोच समझ के डिजाइन करना होगा। अच्छा। क्रिस्टेंसन के अनुसार इस उद्देश्य के 3 हिस्से हैं। पहला है स्वरूप यानी लाइकनेस, आप कैसा इंसान बनना चाहते हैं, उसकी एक साफ तस्वीर आपके मन में होनी चाहिए। दूसरा है प्रतिबद्धता, कमिटमेंट,
उस तस्वीर को हकीकत में बदलने के लिए एक गहरा समर्पण, और तीसरा और सबसे जरूरी, माप, मैट्रिक्स, यानी वो पैमाने जिन पर आप अपनी प्रगति को नापेंगे। और किताब का निष्कर्ष यही है कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पैमाना वो लोग हैं जिनकी जिंदगी पर आपने सकारात्मक प्रभाव डाला है। हाँ, अंतिम माप ये नहीं है कि आपने कितने डॉलर कमाए या आप कितने ऊंचे पद पर पहुंचे। अंतिम माप ये है कि आपने कितने लोगों की एक बेहतर इंसान बनने में मदद की। ये आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके दोस्त, आपके सहकर्मी या आपके समुदाय के लोग। सफलता का असली माप उन व्यक्तियों की संख्या है जिन्हें आपने व्यक्तिगत रूप से छुआ है। ये किताब एक बहुत शक्तिशाली रिमाइंडर है कि हम जो सबसे महत्वपूर्ण काम अपनी जिंदगी में करेंगे, वो शायद हमारे अपने घरों की दीवारों के भीतर और हमारे अपने चरित्र के निर्माण में होगा। यह हमें अपने जीवन का CEO बनने के लिए कहती है, एक ऐसी रणनीति के साथ जिसका उद्देश्य सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं बल्कि एक सार्थक विरासत छोड़ना है। और शायद सोचने के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर आज किसी को हमारी जिंदगी को मापना हो तो उसका मीट्रिक क्या होगा। ये था आज का विश्लेषण। हालांकि यह चर्चा पुस्तक के पूरे पाठ का स्थान नहीं ले सकती, लेकिन ये इसकी शिक्षाओं की एक झलक जरूर दे सकती है। मुझे आशा है कि आपको ये चर्चा उपयोगी लगी होगी और मैं आगे भी आपके साथ साझा करने के लिए उत्सुक हूं। मुझे बताएं कि आप अगली बार किस पुस्तक पर चर्चा सुनना चाहते हैं।